जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एडिशनल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। वो वैसे जब हमने लेयर्स पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी काम करने का जो रूल होता है उसको डिफाइन करते हैं कि आपने कोई काम करना है वो उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ओएसआई मॉडल हमने पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। तो हर लेयर के ऊपर, डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। इस तरह ओएसआई मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी और यूटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो एप्लीकेशन लेयर होती है, वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, जिसमें एच टी टी पी एस मेल प्रोटोकॉल्स, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि एक्चुअली प्रोटोकॉल जो है ना ये होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ओआईसी मॉडल हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास सेंडर एंड से जो फर्स्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसी तरह जो रिसीवर एंड होता है, वहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। इसको हम डिस्कस किया था कि हम इसको पढ़ते हैं। ओआईसी मॉडल जो होता है इसको कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेने के लिए इसको जस्ट स्टडी करते हैं कि अगर ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रही है, ओवर द नेटवर्क, तो किस तरह हो रही है। तो हमने इसको पहले डिस्कस किया था। आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा नेटवर्किंग का फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ पे आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की। तो इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था, डिस्कस हमने डिटेल में कर लिया था कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम जो ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअली उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो भाइयों, हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक टीसीपी प्रोटोकॉल हमारे पास होता है, और जो सेकंड वन हमारे पास होता है वो होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इनके अंदर ये होता है कि आप टीसीपी प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हो, यूटीपी प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हो। जिस तरह हम अपना सर्वर बनाते हैं, सर्वर के ऊपर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई आपकी कोई वेबसाइट चल रही है, तो आप वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे टीसीपी लगाना चाहें टीसीपी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे यूटीपी चलाना चाहें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे यूटीपी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू आपने कौन सा यूज करना है। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टीसी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। लेकिन जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है हमारे पास। ये अपने डिफरेंस थोड़ा याद रखें। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल इसमें ये आएगी कि आप किसी को कॉल करते हो, आप किसी को ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे टीसी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कनेक्शन बिल्ड हो जाता है एंड यूजर के साथ ही। आप पहले बात करोगे, फिर दूसरा पर्सन अपनी बात कंप्लीट करेगा, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे आपका सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेशन क्रिएट हो जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता। आप इसको मेल सेंड करते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि जो मेल मैंने सेंड किया वो एंड यूजर को रिसीव हो चुकी है कि नहीं होगी। इसलिए ये कनेक्शन लेस होता है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है टीसीपी। इसी तरह जो दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि हमारा जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही होती है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है, बट जो यूटीपी प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली अगर दो लोग आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। पहले एक बंदा बात कर रहा है, फिर दूसरा पर्सन बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से कम्युनिकेशन होगी। आपने किसी को मेल सेंड की है, तो फिर वो 2 दिन बाद या एक दिन बाद जब भी आपको मेल पड़ेगा वो आपको सेंड करेगा, तो वहाँ पे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही होती है, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और उसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हो जाता है आपका। यहाँ पे आपका भाइयों एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, जो डाटा होता है उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डाटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करते हो, आपने किसी को कोई मैसेज सेंड किया है किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो एंड यूजर है उस तक मेरी बात पहुंच गई है।
लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो है ना डाटा एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है आपको। अगर डाटा दरमियान में लॉस हो गया है, उस तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंच गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस क्योंकि वहाँ पे हमारा सेशन ही क्रिएट नहीं होता, तो कोई डिफरेंस होता है टीसीपी और यूडीपी के अंदर। बट यहाँ पे एक और बात है कि जो यूडीपी होता है थोड़ा फास्ट होता है। यहाँ पे आप कोई भी डाटा ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे फास्ट होगा, लेकिन टीसीपी में थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, तो ये थोड़ा स्लो होता है। ये भी फास्ट होता है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें यूटीपी से तो टीसीपी यूटीपी से थोड़ा स्लो होता है। यूटीपी अगर आप यूज कर रहे हो तो यूटीपी में आपका जो डाटा ट्रांसफर होगा थोड़ा जल्दी होगा, तेज होगा। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। बाकी जो है ना वो फंक्शंस, बाकी स्पेसिफिकेशन जो टीसीपी के अंदर होते हैं। जिस तरह आप फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, वहाँ पे स्क्रोलिंग करते हो, वीडियोस देखते हो, तो वहाँ पे कौन सा यूज होता है, वहाँ पे स्पीड को एनहांस करने के लिए जो है ना हमारे पास यूडीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को कॉल करते हो तो वहाँ पे टीसीपी बैकएंड पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। इसी तरह मेरे भाइयों ये तो प्रोटोकॉल थे जो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। इसी तरह कुछ प्रोटोकॉल होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास हो गया HTTP, हो गया HTTPS प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, ये दो प्रोटोकॉल। तो हमने EC2 के अंदर पढ़ा कि जब हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, HTTP HTTPS प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरह ये देखें। समटाइम आपने इस तरह देखा होगा, HTTP लिखा देखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है HTTP। और समटाइम आपने ना HTTPS देखा होगा। एक्चुअली दोनों एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर ही काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर मतलब कि आप ब्राउजर ओपन करते हो, गूगल या मोजिला फायरफॉक्स कोई कुछ भी यूज करते हो, वहां पे आप टैब कोई सर्च करते हो, आप वहाँ पे सर्च इंजन का सर्च इंजन को यूज करते हो, कोई चीज सर्च करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, या तो HTTP यूज हो रहा होगा या वहाँ पे HTTPS यूज हो रहा होगा। ठीक है भाइयों। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो HTTP होता है ना, ये सिक्योर नहीं होता हमारे पास। इट इज नॉट सिक्योर, नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं होता। लेकिन जो HTTPS होता है, क्योंकि लास्ट पे इसके S लगा हुआ, तो S का मतलब क्या होता है? सिक्योर, तो ये सिक्योर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है भाइयों? इसका मतलब ये होता है कि आपने ना डिफरेंट बैंकिंग साइट जो होती है, आपका कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है, आपने उसको एक्सेस करना है अपने अकाउंट को, तो आप अगर बैंकिंग साइट विजिट करते हो, बैंकिंग साइट्स आप विजिट करते हो, आप करके देख लेना बेशक। बैंकिंग साइट्स विजिट करते हो, या आप क्रिप्टो साइट्स, वॉलेट साइट जो होती हैं वो विजिट करते हो, इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन है, अगर उनकी कोई साइट विजिट करते हो तो वहां पे ना HTTPS आपको नजर आएगा, क्योंकि उनकी साइट सिक्योर होती हैं। आप देखो, आप यहाँ अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आप ना आपका अकाउंट बना हुआ किसी HBL बैंक के अंदर, आप इसको एक्सेस कर रहे हो बैंक। ठीक है, आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो घर में बैठे ओवर द इंटरनेट। तो इधर होता क्या कि इधर एक चीज होती है मैन इन दी मिडल, कि जो हैकर्स होते हैं वो ये देख लेते हैं कि आप एक्चुअली जो वहां पासवर्ड लगा रहे हो, जो ईमेल लगा रहे हो, आप क्या टाइप कर रहे हो, या आप जो डाटा फेच कर रहे हो वो डाटा क्या आ रहा है आपके पास, जो पैकेट आपके पास आ रहे हैं इंटरनेट से, एक्चुअली वो उनको स्निफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो इसलिए सिक्योर नहीं होते। फिर वो बैंकिंग वाले क्या करते हैं, या जो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे HTTPS का यूज करते हैं, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पुट करें, जो भी आप पासवर्ड लगाएं, ईमेल लगाएं, लॉगिन करें, या कोई भी आप डाउनलोडिंग करें, तो जो हैकर है उनको ना पता चल सके कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या। ठीक है, उनको एक्सेस ना कर पाए। तो वो अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए, ये इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, वहाँ पे हम HTTPS का यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। जैसे अभी मैंने क्या ओपन किया हुआ, मैं जो है ना इसको यूज कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ URL के ऊपर, तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है मेरे पास, HTTPS आ रहा है, मतलब ये सिक्योर साइट है, मैं सिक्योर यूज कर रहा हूँ, सिक्योर तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है HTTP और HTTPS के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता, बट जो HTTPS होता है दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, बट HTTPS थोड़ा सिक्योर होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है SSL/TLS सर्टिफिकेट। तो हम करते क्या है, HTTPS यूज करने के लिए आप कोई भी फर्स्ट टाइम, जिस तरह हम EC2 बनाते हैं, वहाँ पे वेब पेज बना लेते हैं, उसको जब हम एक्सेस करते हैं वो विद पब्लिक IP,
तो वहां पे ना HTTPS नहीं होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट HTTP ही होगा, आपको एस नजर नहीं आएगा। अगर आपने उसको सिक्योर करना है HTTPS लगाने के लिए, फिर आपको SSL TLS सर्टिफिकेट होता है वो बाय करने पड़ते हैं, इसकी कॉस्ट होती है, फिर आपकी साइट में सिक्योर हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके होते हैं बाय करने का, वहां से बाय कर सकते हो इंटरनेट से। ये देखें, SSL TLS का मतलब सेम होता है, पर जो TLS होता है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है इसका। जो SSL है जो इसको हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया, इसलिए अब हम यूज करते हैं TLS। ठीक है, तो काम दोनों का सेम है, आपकी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद भाइयों हमारे पास आते हैं मेल प्रोटोकॉल्स। मेल प्रोटोकॉल्स, मेल प्रोटोकॉल क्या होते हैं अपने, इसमें आते हैं SMTP आ जाता है, पोप आ जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP आ जाता है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो SMTP प्रोटोकॉल होता है ये कहाँ पे यूज होता है, और IMAP और पोप प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। जब आप ईमेल सेंड करोगे, जब आप ईमेल ट्रांसफर करोगे, सेंड करोगे किसी को, तो सेंडर एंड से जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो हो रहा होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जो यूजर जो है ईमेल को रिसीव करेगा, ठीक है, उस अपने जिस सर्वर पर वो ईमेल आई है, वो जो हमारा एंड यूजर उसको रिसीव करेगा, वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो होगा पोप एंड IMAP प्रोटोकॉल। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंड ईमेल्स, एंड पोप एंड IMAP फॉर रिसीव ईमेल्स या रिट्रीव ईमेल्स, ईमेल को रिट्रीव करने में, रिसीव करने में पोप एंड IMAP यूज हो रहे होते हैं। तो सिर्फ आपने यहीं पे इतना ही डिफरेंस याद रखना है। इस तरह अगर आप किसी, आपके पास कॉर्पोरेट ईमेल है, मतलब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, वहां पे आपको एक अलग से ईमेल दी जाती है उस कंपनी के नाम से। ठीक है, तो क्या होता है कि उनके अपने ईमेल सर्वर बने होते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई ईमेल आपको रिसीव होगी तो उनके सर्वर पे आएगी डायरेक्टली ईमेल। तो आप जब वो सर्वर से ईमेल को फेच करोगे, यूज करोगे, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, वहां पे पोप और IMAP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। इसी तरह RTP SSL प्रोटोकॉल भी होते हैं, तो ये इसकी तो आपने लैब की थी, RTP को किस तरह यूज करते हैं, SSH को किस तरह यूज करते हैं। हमने 40 के थ्रू अपने EC2 को सर्च किया, जब हम विंडोज यूज करते हैं अपने EC2 के अंदर, वहाँ पे हम RTP यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर लगाते हैं, वो फायरवॉल के अंदर सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, किसको यूज नहीं करना, किस पोर्ट को इनेबल करना है, किस पोर्ट को ब्लॉक करना है, इसको हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं भाइयों, इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब फायरवॉल यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर सारी चीजें हम लगाते हैं। तो RTP SSH प्रोटोकॉल होता है जो क्या काम करता है, अगर आपने अपने सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है सिक्योर तरीके से, तो वहां पे हम RTP और SSH का यूज करते हैं। ठीक है भाइयों। अब इन चीजों को ना जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं किस तरह करते हैं, इनको हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इंस्टेंस बना के अपना EC2 बना के यहाँ पे देख लें। तो ये जो मैं लैब कर रहा हूँ, मैं AWS के ऊपर कर रहा हूँ, जो AWS क्लाउड है उसके ऊपर मैं लैब कर रहा हूँ। आप इसको गूगल के अंदर भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम को भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा वेब सर्वर है, कोई भी आप इसको नाम देता हूँ। यहाँ पे AMI टूल चूज कर लेते हैं, आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इंस्टेंस टाइप बाय डिफॉल्ट रहने दें, एक की पेज जनरेट कर लें यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ माई की, कोई भी नाम दे दें। और यहाँ पे आपने, अगर आप विंडो यूजर है तो आपने .pp की फाइल डाउनलोड करनी है, अगर आप लिनक्स यूजर है तो आपने वहाँ पे .pam फाइल यूज करनी है अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए। मैं क्रिएट की पे क्लिक करता हूँ। आप भाईजान मुझसे पूछेंगे आपने को सेव कहाँ पे करना है, तो सेव आप उसको डेस्कटॉप पे कर दें। यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है भाई, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट रहने दें, इसको हम नहीं अभी कॉन्फ़िगर कर रहे, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। मेरा इंस्टेंस बन चुका है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इंस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब नीचे आपको डिटेल नजर आएगी, तो यहाँ पे आपने जाना है सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी के अंदर आपको सिक्योरिटी ग्रुप नजर आएगा, ये वाला लॉन्च विजिट वन के नाम से, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप वाले पेज पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे आपने जाना है इनबाउंड रूल के अंदर।
एक्चुअली यहाँ पे हम वो सारे प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, हमें एसएसएच चाहिए, हमें एचटीटीपी, POP3, IMAP। अगर आप मेल सर्वर बना रहे हैं तो आप वहाँ पे POP3 यूज करेंगे, IMAP यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई वेब सर्वर बना रहे हैं तो आप HTTP HTTPS का यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको DNS सर्वर बना रहे हैं तो वहाँ पे आप DNS यूज करेंगे। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे डिफरेंट, अगर आप डेटाबेस सर्वर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे MySQL, अरोरा, डिफरेंट यहाँ पे ये वाले प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हो। तो इस तरह हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आके ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे इनेबल करते हैं। RDP, SSH। अच्छा, फिर हमारे पास आती है पोर्ट नंबर। एक्चुअली पोर्ट नंबर जो है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो पोर्ट नंबर है ना, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा नेटवर्किंग का लेक्चर 2 है। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना है। आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पोर्ट नंबर को कि हमारे पोर्ट नंबर होती क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी घर के अंदर जाना है, ठीक है, आपने वहां पर कोई पार्सल सेंड करना है, तो आपको एड्रेस तो मिल जाएगा कि ये एड्रेस है उस घर का। लेकिन किस दरवाजे से एंटर होना है? अगर उस घर के अंदर बहुत बड़ा घर है, वहाँ पे 5 6 10 दरवाजे हैं, तो आपने किस एग्जिट एंट्रेंस क्या है आपकी, किस गेट से आपने एंटर होना है। ठीक है, तो अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। इससे जो हमारे सिस्टम होते हैं, जो हमारे सर्वर होते हैं, इनकी भी अलग अलग पोर्ट नंबर होती है। ठीक है, जहाँ से ट्रैफिक इन होती है और आउट होती है, पोर्ट नंबर एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स होते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर साइन हो जाती है। तो वहाँ पे आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज करते हो, HTTP यूज करते हो, HTTPS यूज करते हो, इनका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ये होती है 80। अगर आप HTTP यूज कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पे देखो, अगर मैं SSH यूज कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे 22 मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे SSH यूज नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे HTTP यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे 80 मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे HTTPS यूज करता हूँ 443 मिल जाएगी। तो हर प्रोटोकॉल के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइन है। आप कोई भी यहाँ पे यूज कर लो, अगर मैं यहाँ पे POP3 यूज करता हूँ तो 110 पोर्ट नंबर है उसकी। मतलब अगर आप POP3 प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी आपके सर्वर के ऊपर, वो इस पोर्ट नंबर पे आएगी, 110 के ऊपर आएगी। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मैं HTTP यूज कर रहा हूँ, अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ अपने सर्वर के लिए, तो वो तो पोर्ट नंबर 80 है। तो अगर मैं 80 को चेंज करना चाहूँ, अगर मैं कस्टमाइज तरीके से 81 रखना चाहूँ, 82 रखना चाहूँ, 83 रखना चाहूँ, तो क्या मैं रख सकता हूँ? जी, आप रख सकते हो। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट होती है। HTTP 80 होती है, HTTPS 443 होती है। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये बाय डिफॉल्ट होती है। इसी तरह कुछ और भी हमारे पास प्रोटोकॉल, जैसा DNS सर्वर होता है हमारे पास। DNS सर्वर क्या काम करता है? जिस तरह हमारे पास जो है ना एक DNS सर्वर होता है, जिस तरह हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है हमारे फोन बुक के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, तमाम लोगों के नंबर सेव होते हैं। ठीक है, नंबर भी सेव होते हैं, लेकिन उन नंबर के ऊपर उनका नेम लिखा होता है, इंडिविजुअल पर्सन का नेम लिखा होता है हमारे मोबाइल के अंदर। हम अगर किसी नंबर पे कॉल करनी है तो हम नंबर डायल नहीं करेंगे, हम उस पर्सन का नेम सर्च करेंगे। अशफाक, इकबाल, उसका नेम सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो कॉल होगी। ठीक है, लेकिन कॉल उस पर्सन को नहीं हुई। हो सकता है अशफाक, इकबाल दुनिया में और भी हो, लेकिन उस नेम से जो नंबर सेव है एक्चुअली वहां पे कॉल हमारे जाके होगी। इसी तरह जो DNS सर्वर होता है, इसके पास तमाम डोमेन नेम्स होती हैं। ठीक है, इसको पता होता है कि जो facebook.com है, या जो google.com है, amazon.com है, इसके बैकएंड पे IP कौन सा चल रहा है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी सर्वर को एक्सेस करते हो, फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करते हो, व्हाट्सएप को एक्सेस करते हो ओवर द इंटरनेट, तो जो DNS सर्वर होता है ये क्या करता है, आपके डोमेन को IP में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करके आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उस सर्वर तक लेके जाता है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। तो DNS सर्वर तो ये काम करता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस फॉर डोमेन नेम। जिस तरह हमारे मोबाइल को पता होता है कि किस नेम के बैकएंड पे कौन सा नंबर सेव है, इसी तरह DNS सर्वर को पता होता है कि अगर facebook.com है या कोई भी डोमेन नेम है, web3.com, crypto.com, कोई भी डोमेन हमारे पास है, उसके बैकएंड पे IP कौन सा चल रहा है, नंबर कौन सा सेव है उसके बैकएंड के ऊपर। तो हमारी रिक्वेस्ट को इस तरह जाकर हम सर्च करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट पहले DNS सर्वर के पास जाती है, और DNS सर्वर हमारे डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP के अंदर, और फिर उस IP तक हमारी हमारी रिक्वेस्ट आती है, DNS सर्वर में लेके जाता है। तो ये काम करता है DNS सर्वर। इसी तरह ICMP एक प्रोटोकॉल भी होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि अगर आपने अपने सर्वर की दूसरे सर्वर से रीचेबिलिटी चेक करनी है, तो आप ICMP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, वो किस तरह चेक करते हैं? आप फर्ज कर लें आपके पास 2 सर्वर बने हुए हैं यहाँ पे।
एक सर्वर आपके पास ये है EC2, एक सर्वर आपके पास ये है। आपने ये चेक करना है कि क्या मैं इस सर्वर से कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं इसको कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे वापस रिस्पॉन्ड आता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपने चेक करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे ICMP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, फिर वहां पे हम एक कमांड चाहते हैं, पिंग कमांड। पिंग करके और इस सर्वर का प्राइवेट IP यहाँ पे लिखते हैं, प्राइवेट IP जो भी होगा इस सर्वर का। और जब भी इसको हम एंटर करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हमें रिस्पॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा तो फिर आप चेक करें कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये प्रोटोकॉल इनेबल किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको पहले इनेबल करें। अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि आप उसको नहीं कर पा रहे, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, आप उसको चेक नहीं कर पा रहे। जिस तरह यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ICMP IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। अगर आपने किसी पिंग करना है किसी सर्वर को, ठीक है, तो आप वहाँ पे ये भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। फिर हमारा होता है DHCP सर्वर। DHCP सर्वर क्या काम करता है, अगर आपने कोई अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, नेटवर्किंग की हुई है, वहाँ पे डिफरेंट राउटर्स काम कर रहे हैं, गेटवे काम कर रहे हैं, होस्ट मशीन्स काम कर रही हैं, तो आप चाहते हैं कि सबको ना एक IP मिल जाए, सबको एक IP साइन हो जाए। ठीक है, तो आप खुद उसको साइन नहीं करना चाहते हो, फिर आप वहाँ पे क्या करते हो, DHCP सर्वर बनाते हो। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही नाम होता है इसका। तो ये सर्वर क्या करता है, ये सर्वर आपके नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सबको एक एक IP दे देता है। सबनेट मास्क, ये देखिए लिखा हुआ है, DHCP automatically assign IP addresses, subnet mask, gateways and other IP parameter to devices that are connected to your network। तो एक नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस लगी होंगी लोकल नेटवर्क के अंदर या वैन के अंदर, DHCP सर्वर उन सबको क्या करेगा, IP, सबनेट मास्क, तमाम चीजों को साइन कर देगा। जिस तरह हम करते हैं ना, हम सबनेटिंग करते हैं फिर हम खुद IP साइन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि DHCP सर्वर है वो तमाम काम करे, तमाम IP साइन करे, तो DHCP सर्वर जो है ना वो फिर सारी IP जो वो साइन कर देगा तमाम सर्वर को, जो भी बस लगी होंगी आपके नेटवर्क के अंदर। फिर हमारा होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काम क्या करता है, FTP काम क्या करता है, अगर आपने किसी फाइल को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, किसी सर्वर को सेंड करना है या आपने रिसीव करना है, तो वहाँ पे जो बैकएंड पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है ना, वहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, वहाँ पे आप अपलोडिंग करते हो फाइल्स की या उसको डाउनलोड करते हो फाइल्स को, तो वहाँ पे क्या यूज हो रहा होगा, वहाँ पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी प्रोटोकॉल होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। जिस तरह आप यहाँ पे भी आपको FTP का ऑप्शन मिल जाएगा। FTP तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट अगर उसको बाद में ये यहाँ पे होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये होता है जो FTP का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल काम करता है NFS। आप इसको यूज कर सकते हो फाइल को ट्रांसफर और सेंड, रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए। फिर कुछ कमांड होती है हमारे पास, कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड होती हैं। जिस तरह पिंग कमांड होती है हमारे पास, NS लुकअप होता है, ट्रेस राउट होता है, टेलनेट होता है। इनका काम क्या होता है, पिंग तो मैंने बता दिया पिंग कमांड क्या होती है। अगर आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है, फर्ज करें आपका आपने कुछ सर्वर बनाया है, आप ये चाहते हैं कि मेरा जो सर्वर बनाया हुआ है, जिस तरह मैंने ये EC2 बनाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। इसको हम क्या करते हैं, जरा SSH कर लेते हैं इसका, SSH ये कर दें भाई, इसको सेव रूल कर दिया हमने। ठीक है, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, हम जाते हैं अपने EC2 के ऊपर, इंस्टेंसेस पे जाते हैं भाइयों हम। इसको ना हम रिमोटली जरा एक्सेस कर लेते हैं अपने वेब सर्वर को। आपको पता है किस तरह एक्सेस करते हैं, हम इसको पुटी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर आप लिनक्स यूज करें तो इसको पुटी के थ्रू एक्सेस कर लें आप भी। बाकी इस टाइप आपको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका पब्लिक IP डालना है। ये पब्लिक IP आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखें पब्लिक IP, यहाँ पे पेस्ट करें, SSH पे जाएं, ऑथ पे जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें भाइयों आप। तो यहाँ पे जो आपने एक की डाउनलोड की थी, फाइल डाउनलोड की थी, प्राइवेट फाइल, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, माई की के नाम से ओपन करें, यहाँ से ओपन करें, एक्सेप्ट करें इसको यहाँ से। और अब आप क्या कर लिया, EC2 -user, ये मैंने अपने सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर दिया है।
मतलब मैंने उसका SSH ले लिया, ठीक है। कैश क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे मेरे पास जो है ना उसका सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए लिया है। अगर मेरे पास इसका सिक्योरिटी ग्रुप ना लगा होता, वहां पे मैंने ये प्रोटोकॉल यूज ना किया होता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसका ये प्रोटोकॉल यूज ना किया होता SSH, तो मैं कभी भी उसको रिमोटली एक्सेस ना कर पाता, ठीक है। तो ये सारा इसी का कमाल है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सूडो बन जाता हूँ, सूडो शुरू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना कोई कमांड चलाता हूँ पिंग करके 8.8.8.8 मैं ये चलाता हूँ। तो ये देखिए मुझे रिस्पॉन्ड आ रहा है, मतलब मेरा जो इंटरनेट है ना, मेरा जो सर्वर है वो इंटरनेट से रीचेबल है, वो इंटरनेट पे जा पा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने ये जो आईपी से यहाँ पे सेंड की है, एक्चुअली गूगल का सर्वर है, उसको मैं पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं पिंग कर पा रहा हूँ उसको, मतलब मैं इंटरनेट पे जा पा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप विद इन वीपीसी किसी सर्वर को पिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सर्वर जो इंटरनेट में पड़ा होगा, उसको पिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है पिंग का मकसद हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होता है एनएस लुकअप। अभी आप देखिए जो पिंग हम कर पा रहे हैं, तो हमारे तरफ से तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है, लेकिन जिसको हम कर रहे हैं पिंग कर रहे हैं ना, एक्चुअली वहां पे जो फाइबर लगी हुई है वहां पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल इनेबल है, इसलिए हम उसको पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसको पिंग कर हमने करना है, एक्चुअली उस साइड से जो है ना वहां पे फाइबर रूल ऐड हो, फिर ही उसको पिंग कर पाएंगे। ठीक है। एक और कमांड होती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए एनएस लुकअप। एनएस लुकअप क्या काम करता है, queries the DNS and its server its IP address data associated with the given domain name। कि अगर आपको जो है ना वो किसी सर्वर का आईपी चाहिए, तो आप उसको ले सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनएस लुकअप, ठीक है, लुकअप। और यहाँ पे आपको डोमेन नेम अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, जिस तरह हम डोमेन नेम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, तो मुझे उसका जो है ना वो आईपी नजर आ जाएगा, कि जो उसका जो बैकएंड में जो आईपी है इस डोमेन नेम से रिलेटेड, उसके जो बैकएंड पे आईपी अटैच है मुझे वो नजर आ जाएगा, उसका नेम एड्रेस क्या है, उसका आईपी वर्जन 4 मुझे नजर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं एनएस लुकअप, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपने उसको कोई नेम दिया हुआ है, जिस तरह मैंने आपकी कोई, मैंने तो वेबसाइट नहीं है फिलहाल, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है school.com web3.com इस तरह की वेबसाइट है, अगर आपने उसका आईपी देखना हो तो जो है ना हम इस तरह जो है ना उसका पब्लिक आईपी यहाँ से देख सकते हैं, प्राइवेट आईपी, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है, एक और कमांड होती है हमारे पास, ट्रेस राउट कमांड होती है। ये देखें trace.google.com। अब ये कमांड क्या करती है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ trace.google.com, ट्रेस राउट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये देखें। इससे क्या होगा कि आप फर्ज कर लें मुझे क्या शो कर रहा है, एक्चुअली मुझे शो कर रहा है, अब देखिए आपने ना एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाना है, जिस तरह मैं फैसलाबाद हूँ, तो मैंने फैसलाबाद से जाना है इस्लामाबाद जाना है, मैंने कराची जाना है, तो मैं रास्ते में 2-3 जगह स्टे करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं ऑब्वियसली अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना तो आप स्टे सम टाइम करते हैं हम रास्ते में, किसी कंट्री के अंदर किसी सिटी के अंदर स्टे करते हैं। इसी तरह आप गूगल के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, तो गूगल का जो सर्वर है वो यूएसए के अंदर है, किसी लोकेशन पे बना हुआ, तो आप डायरेक्टली वहां नहीं जाओगे, उसके दरम्यान में जो भी सर्वर आएंगे, जो भी रास्ते आएंगे, आप वो उनसे होती हुई आपकी रिक्वेस्ट वहां तक जाएगी। तो जो जहां जहां से आपकी रिक्वेस्ट होती हुई जाएगी, उसके दरम्यान में जो भी सर्वर आ रहे हैं वो आपको शो करेगा यहाँ से, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको दोबारा वही कमांड चलाता हूँ trace.google.com, तो ये देखिए कि हमारी जो जा रही है रिक्वेस्ट वो इन आईपी से होती हुई, इन रस्तों से होती जा रही है गूगल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये फायदा होता है कि आप ये देख सकते हैं कि किन किन आईपी से होती जा रही है, और यहाँ पे रास्ते में कौन कौन सर्वर आ रहे हैं मेरे पास, और वहाँ पे मुझे लेटेंसी इशूज कहाँ पे आ रहा है ज्यादा, कहाँ पे लेटेंसी कम आ रही है, कहाँ पे लेटेंसी ज्यादा आ रही है,
तो आप सारे काम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ट्रेस राउट कमांड का। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है, टेलनेट कमांड होती है कि अगर आपने कोई रीचेबिलिटी चेक करनी है, किसी देखना हो कि क्या मैं किसी सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ, जिस तरह टेलनेट, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप पोर्ट 54 पे आपने देखे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलनेट, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाइयों टेलनेट, और गूगल का आईपी लिख लेते हैं यहाँ पे 8.8.8.8। ठीक है, अब अगर मैं उसके आगे पोर्ट भी डिफाइन कर दूँ कि मुझे जो ना उसको पोर्ट 54 पे एक्सेस करना, तो क्या मैं कर पा रहा हूँ? वो कह रहा है टेलनेट कमांड नॉट फाउंड। एक मिनट, यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, तो लेकिन इसका जो ना इसका मकसद ये होता है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे किसी सर्वर को एक्सेस करना है, मुझे देखना चाह रहा हूँ क्या उस सर्वर की मैं इस पोर्ट पे एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो देखना हो कि पोर्ट इनेबल है या ब्लॉक है, तो आप टेलनेट कमांड से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेलनेट चलाएं, उसका आईपी लिखें उस सर्वर का, तो आप उसको इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलनेट एक यूटिलिटी है, वो विंडोज में भी जो है ना उसको ऑन करना पड़ता है। हो सकता है कि लिनक्स में भी हाँ, इसको। मे भी वो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो वहां पे इसलिए मुझे लगा नहीं दे रहा। तो खैर ये कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स होते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, अगर आपने कोई सर्वर बनाया है वो चल नहीं पा रहा, ठीक है, तो आपने चेक करना हो कि क्या वो इंटरनेट पे इशू आ रहा है, कोई मेरे सर्वर के अंदर इशू, तो पिंग को चेक कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं इस सर्वर से, एनएस लुकअप चेक कर सकते हैं, ट्रेस राउट को चेक कर सकते हैं। कुछ सारी ट्रबल शूटिंग कमांड्स होती है, आप इनको यहाँ से आप इनको यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बना लिया सर्वर, EC2 बना लिया, ठीक है, एलएस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना कोई वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ इंस्टॉल HTTPD-y। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया अपना वेब सर्वर, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अगर देखना हो क्या इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आप क्या करें, विच HTTPD कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, किस लोकेशन के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्विस HTTPD स्टार्ट। स्टार्ट हो गया, स्टेटस चेक कर लेते हैं इसका। इसका स्टेटस दिखा दो भाई मुझे। तो ये देखें एक्टिव, एक्टिव आ रहा है मुझे, ठीक है, रनिंग फॉर्म में है, तो स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं भाइयों, अब हम जो है ना दोबारा वही कि इसके अंदर जो है ना वहां पे चले जाते हैं। इसका डिफॉल्ट पाथ होता है CD डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश www फॉरवर्ड स्लैश HTML। एलएस करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं VI की मदद से, VI index.html, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। आई प्रेस करें, यहाँ पे लिख लें यहाँ आप हेलो फ्रॉम वेब सर्वर। ठीक है, हेलो फ्रॉम वेब सर्वर लिखें यहाँ पे आप। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक, इसको हम क्या करते हैं, escape करें, ये करें, WQ प्रेस करें, एंटर करके बाहर आ जाए। ठीक है, एलएस करें, देखो मेरी फाइल बन चुकी है यहाँ पे। अब अगर आपने देखना हो कि मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप ऑब्वियसली उसका पब्लिक आईपी लेंगे ना, तो यहाँ पे हम पब्लिक आईपी ले लेते हैं इसका। इस पे क्लिक करें, इसका पब्लिक आईपी पकड़ें, इसको न्यू टैब में जाके पेस्ट कर दें। तो देखिए मुझे अभी लोडिंग आ रहा है, मुझे ये ना एक्सेस नहीं दे पा रहा, मैं अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा।
क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन वो प्रोटोकॉल मेरे जिस सर्वर को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ वहां अलाउ नहीं मैंने किया हुआ, तो मुझे पहले यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप HTTP इनेबल कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे HTTP चूज किया, तो यहाँ पे पोर्ट 80 ऑटोमेटिकली इनेबल हो चुकी है, ठीक है। कस्टम में आप एनीवेयर कर दें और यहाँ पे सेव रूल करें। अब आप दोबारा उसी पेज पे जाएंगे तो आपको वो एक्सेस दे देगा। ये देखें, हेलो फ्रॉम वेब सर्वर, उसने दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज किया वहां पे मैंने पोर्ट 80 इनेबल की। इसका मतलब है जो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, मेरी मेरी जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के ऊपर, EC2 के ऊपर, वो कहाँ पे जा रही है? पोर्ट 80 पे जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पोर्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये पोर्ट यूज नहीं करना चाहता, मैं पोर्ट को जो है ना वो कस्टमाइज तरीके से पोर्ट 81 82 वो यूज करना चाहता हूँ, या पोर्ट 70 कुछ भी आप यूज करना चाहते हैं, पोर्ट 80 यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप वो किस तरह करेंगे? वो भी एक तरीका होता है। वो फिर आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी कुछ ना, अभी मैं जो लैब कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, HTTPD सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप, ये मैटर करता है कि कौन सा वेब सर्वर यूज कर रहे हो, HTTP यूज कर रहे हो, आप Nginx यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो। तो कोई भी जो वेब सर्वर होता है उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जहाँ पे जाके हम चेंजिंग करते हैं उसके अंदर जाके। हम अगर कोई अपने हिसाब से कोई रूल ऐड करना तो हम कर सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे देखकर दोबारा एक्सेस करता हूँ तो मुझे एक्सेस हो रहा है मेरा सर्वर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 80 लिख भी देता हूँ ना, मैं 80 अभी लिखा नहीं है मैंने, फिर भी मैंने उसको एक्सेस किया तो वो 80 पे ही जा रही है, मुझे 80 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 81 लिखता हूँ तो मुझे एक्सेस नहीं करेगा। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये लोडिंग हो रहा है, ये देखिए लोडिंग हो रहा है, ठीक है। मुझे ये एक्सेस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट 81 तो इनेबल ही नहीं है मेरे सर्वर के ऊपर। सिर्फ कौन सी इनेबल है? पोर्ट 80 इनेबल है। तो अगर मैं पोर्ट 80 करूंगा तो मुझे ये फौरन से एक्सेस दे देगा। तो ये देखें, एक्सेस दे दी उसने मुझे, अब लोडिंग इशू नहीं आ रहा मुझे। अब हमने चाहते हैं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है पोर्ट 81 पे आए, सर्वर के पोर्ट 80 पे ना आए, ठीक है। तो अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाए। यहाँ पे मैं जो लैब परफॉर्म कर रहा हूँ भाई, वो मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ उसके ऊपर, अपाचे 2 के ऊपर, जो मेरा सर्वर है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूज करना है, तो अगर आप Nginx यूज करो तो उसका बाय डिफॉल्ट पाथ ये होता है, ये कुछ डिफॉल्ट पाथ होते हैं ये वाला, इसको आप यूज करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अब ये पेस्ट कर दें। ये देखें, ये ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इस सर्वर की, अब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, मतलब वो यहाँ पे सेव है। मैं कहता हूँ उसको ओपन करो, नैनो एडिटर के अंदर उसको ओपन कर दो जरा। मैं उसके अंदर चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। वो कहाँ पड़ी हुई है? ETC फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर, कॉन्फ फोल्डर के अंदर HTTP.conf फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम है, फाइल पड़ी है। इसको जरा ओपन करो, तो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेरी फाइल ओपन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं चेंजिंग करूंगा, इसको नीचे आ जाए, नीचे ले आए इसको। तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ, लिसन 80। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे सर्वर के पोर्ट 80 भी आएगी, ठीक है, उसके अलावा नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 82, कुछ भी लिख दें, 82 83, मैं यहाँ पे करके Ctrl+X कर देता हूँ। एक्स करें, इसको सेव करें, यस पे क्लिक करें और एंटर कर दें। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। पहले पोर्ट 80 थी आ रही, अब पोर्ट 82 पे। अब दोबारा दिखाता हूँ, मैंने इसको चेंज किया ना जैसे ही, अब ये मुझे नहीं देगा, मुझे एरर देगा। मैं दोबारा इसको एक्सेस करता हूँ तो ये देखें लोडिंग आ रहा है यहाँ पे, आपको नहीं नजर आ रहा, तो मैं दोबारा इसको पब्लिक आईपी को न्यू टैब में जाके ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और मैं न्यू टैब में जाके भाइयों इसको देखकर करता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं जो है ना अभी इसको मैंने रीस्टार्ट करना है अपने सर्वर को, तो मैंने उसको रीस्टार्ट नहीं किया एक्चुअली। तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। सर्विस, पहले देख लें कि वो फाइल जो है ना वो अपलोड हो चुकी है कि नहीं हुई, या उसके अंदर चेंजिंग होगी कि नहीं हुई। 82 हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। Ctrl+X करें। अब अपने इसको करना है स्टार्ट, रीस्टार्ट करना है अपने इस वेब सर्वर को। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट के लिख दें,
एंटर करें तो ये रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखें मुझे ये नहीं दे रहा, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने पोर्ट ही चेंज कर दिया है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट मेरी 80 है, ये देखें पोर्ट 80 है, लेकिन अब मेरी सर्वर की पोर्ट 80 पर रिक्वेस्ट नहीं जा रही क्योंकि मैंने चेंज कर दिया, पोर्ट चेंज कर दिया है। अब वो इस पे लिसन नहीं करेगा, किस पे लिसन करेगा? अब वो लिसन करेगा पोर्ट 82 पे। मुझे यहाँ पे फिर 82 लिखना पड़ेगा, 82। अभी मुझे एरर देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके उसकी पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड रूल पे क्लिक कर दें, कस्टम पे यहाँ पे हम लिखें 82। आपको सर्वर की और वेब सर्वर की पोर्ट को मैप करना पड़ेगा आपस में, ठीक है? मैप करेंगे तो रिक्वेस्ट आएगी। एनीवेयर करें, सेव रूल करें आप यहाँ पे। और अब अगर मैं सक्सेस करता हूँ तो ये देखें मुझे ये दे रहा है हेलो फ्रॉम वेब सर्वर। कहाँ पे आ रहा है? पोर्ट 82। ये देखें पोर्ट 82 अब यहाँ पे शो हो रहा है। पहले मुझे पोर्ट 80 क्यों नहीं शो हो रहा था? क्योंकि 80 बाय डिफॉल्ट लेता है, एचटीटीपी जो होता है पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट लेता है, उसका वो शो नहीं करेगा आपको। अगर आप उसके अलावा कोई कस्टमाइज पोर्ट यूज कर रहे हो 82 83 इस तरह की पोर्ट, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये आपको शो भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ तरीका होता है, वहां पे ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। अगर आपने कोई पोर्ट चेंज करनी है, पोर्ट इनेबल करनी है, तो वहां पे कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब हम आगे जाएंगे, जब हम टोकर पढ़ेंगे, कंटेनर्स के ऊपर काम करेंगे, मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि वहां पे होता क्या है। वहां पे कुछ इस तरह होता है कि आपका सर्वर होता है, आपका EC2 होता है। अभी तो मेरी अभी मेरी एप्लीकेशन EC2 के ऊपर चलती है और रिक्वेस्ट इंटरनेट से EC2 के ऊपर आती है। लेकिन हम जब डोकर बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, EC2 के ऊपर जो ना कंटेनर बना देते हैं, डिफरेंट कंटेनर बना देते हैं और उनके ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है। ठीक है, तो अब फर्ज कर लें जो EC2 की है वो तो पोर्ट 80 ही इनेबल है। ठीक है, आप जो रिक्वेस्ट आएगी EC2 के ऊपर आएगी, लेकिन कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, वहां पे कैसे जाएगी रिक्वेस्ट मेरी? तो फिर हम क्या करते हैं, कंटेनर की पोर्ट को अपने सर्वर की पोर्ट से मैप कर देते हैं। हम कहते हैं कि पोर्ट 80 पे जो भी रिक्वेस्ट आए वो सर्वर की पोर्ट 82 पे आ जाए, कंटेनर की इस कंटेनर पे आ जाए। इसी तरह अगर हमारे सर्वर की पोर्ट 81 पे रिक्वेस्ट आए तो वो इस कंटेनर पे आ जाए, इसकी पोर्ट 83 पे आ जाए। इसी तरह अगर मेरे सर्वर की पोर्ट 84 पे रिक्वेस्ट आए तो वो मेरे इस सर्वर के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो, इस वहां पे मुझे ना उसको ट्रांसफर कर दो रिक्वेस्ट को। तो इस तरह हम डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं अपने क्लाउड के अंदर। तो ये जब हम कंटेनर पढ़ेंगे सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखें ये सारा काम सिक्योरिटी ग्रुप का होता है। अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 83 कर देता हूँ, तो फिर भी मुझे ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ तो मुझे ये एरर देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मुझे अब एरर देगा। ये देखें शो नहीं कर रहा मुझे। ठीक है, शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 83 लिख भी दूं, 83 लिख भी दूं, फिर भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पोर्ट और अपने वेब सर्वर की पोर्ट को इनेबल नहीं किया हुआ, तो सॉरी आपस में मैप नहीं किया हुआ मैंने इनको। ठीक है, मैप कौन सी है? सिर्फ 82 पोर्ट मैप है। यहाँ पे फिर आपको लगाना पड़ेगा रूल, यहाँ पे आ जाए, एटी टू कर दें इसको भाइयों, सेव रूल करें। ये देखें शो कर रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे काम कर सकते हो।